देखिए, मैं एक ही दुआ करता हूं आजम खान साहब के लिए कि वो किसी भी पार्टी में जाएं, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के और उसकी समर्थित पार्टियों को छोड़ के। जैसे एक बिहार में है जन स्वराज पार्टी, वो आरएसएस की पार्टी है। एक हमारी हैदराबाद में, ये तेलंगाना में पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये सब पार्टीज़ को छोड़ के अगर वो किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे सपा में ही रहें, चाहे बसपा में जाएं, चाहे किसी और पार्टी में जाएं, लेकिन अपनी इज्जत से कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मैं ये सभी जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके नेताओं से यही कहता हूं कि अपनी इज्जत, विकार और हक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आंसू नहीं निकलने चाहिए कभी भी। जिस नेता के आंसू निकल जाते हैं ना, वो पूरे समाज को कमज़ोर करते हैं आंसू। तो ये बहादुरी से रहें, क्योंकि अगर हम नेता बनना चाहते हैं तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हम अगर मुस्लिम लीडर, तो पहले भी और भी बड़ा फ़र्ज़ है कि अल्लाह के अलावा किसी से न डरें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरी उनको यही दुआ भी है और सलाह भी है कि वो इज़्ज़त से रहें, जहाँ भी रहें। जहाँ इज़्ज़त नहीं है, जहाँ नज़र आ रहा है कि इज़्ज़त नहीं है और नहीं मिलेगी भी, तो वहाँ वो ना रहें। मेरा ऐसा ही उनके लिए दुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि समझौता हुआ है इसके पीछे कुछ, वो आने वाला वक्त बता देगा। जैसे उन्होंने स्वयं ही कहा है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। तो अभी वो आने वाले वक्त बता देगा। अगर वो कोई आरएसएस से कनेक्टेड पार्टी ज्वाइन करते हैं तो समझ में आ जाएगी बात। इसमें कोई ज़्यादा देर तो है नहीं। यूपी के चुनाव तो बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी की। देखिए, बसपा के अंदर और कांग्रेस के अंदर और सपा के अंदर और तेजस्वी यादव साहब की आरजेडी के अंदर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं। और बसपा में तो एक ही आदमी अगर निकल जाएगा तो बसपा के ऊपर ये जो सारे इल्ज़ाम लगते हैं वो एक सेकंड में मिश्रा जी के निकालते ही सॉल्व हो जाएंगे। अभी चुनाव थोड़ा दूर है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मायावती जी मिश्रा जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगी, उसके बाद ये इल्ज़ाम खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए आजम खान जी को? इज्जत ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि जिस समाज को, जिस वोट बैंक को, जिस वोटर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बहादुरी से लड़ाई करनी चाहिए। किसी भी नेता को जेल या जेल से बाहर में मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। इसका कोई बहुत बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए। आरएसएस और बीजेपी सभी नेताओं को जेल में भेजना चाहती है जो भी उनके खिलाफ जाएंगे, या फिर उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के ईडी और सीबीआई और जेल के थ्रू एक वॉशिंग मशीन जो आरएसएस और बीजेपी की है उसमें से निकाल के अपने जैसा बनाना चाहती है। इसको छोड़ के बहादुरी से, और समय आ रहा है, अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है। अम्बेडकरवादियों का राज आने में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुजन के लोगों का भी राज आने में ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो थोड़े दिन का संघर्ष है, कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेल क्या, गोली भी मिले तो जेल नहीं चाहिए। ऐसे कयास क्यों लगाया? अभी तो सपा के नेता है ना अभी तक, लेकिन उनको छोड़ी थोड़ा ये सपा पार्टी। अब वो स्वयं भी बोल रहे हैं और जो उनके साथ हुआ है वो भी है। देखिए, सपा पार्टी का अगर देखा जाए, फिर मैं वोट बैंक का शब्द का इस्तेमाल करूंगा, करना नहीं चाहिए हालांकि, क्योंकि वोटर तो मालिक होते हैं देश के। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें सबसे ज़्यादा सपा पार्टी को वोट देती है। करीब मेरे ख्याल से देखा जाए तो 65% से भी ज़्यादा मुस्लिम समाज वोट देती है। और अब अच्छे से या बुरे से, सही या गलत, आजम खान साहब सपा पार्टी के मुस्लिम सबसे बड़ा चेहरा थे, और आज से नहीं, जब से सपा बनी है। क्या उनको उतनी इज्जत मिली है? मैं कह रहा हूँ, मैं खुद मैं ये ओपनली बात कहता हूँ कि जो एक वो थे ना, ये त्यागी बन गए वो बाद में, वो उनके द्वारा बनाए गए थे। और उन त्यागी साहब ने, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे पहले, हाँ पहले उनका नाम वही था, अभी तो त्यागी है ना, आज का नाम बता रहा हूँ। तो उन्होंने वक्फ की बहुत बड़ी चोरी की है, सबसे ज़्यादा चोरी की है, और वो आजम खान साहब ने बनाया था उन्हें। तो मेरी उनसे मुखालफत है। लेकिन जब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बेइज्जती होती है तो आजम खान साहब की बेइज्जती को मुस्लिम समाज की बेइज्जती से जोड़ा जाता है। इसीलिए हम सब लोग सिर्फ इस मुद्दे पे उनके साथ हैं कि वो बिल्कुल भी पीछे ना हटें। अगर सपा भी, मैंने तो उनको तब भी कहा था, मैं तो रामपुर गया भी था ना, अभी चुनाव जो मैंने ईवीएम के लड़ा था, मैंने तब भी उनकी फैमिली से कहा था कि हम लोग हैं ना, हम लोग सबसे आगे रह के उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उनके पास क्योंकि बड़े बड़े वकील हैं तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी, सपा की ज़रूरत उन्हें पड़ी। हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस मुद्दे पे उनके साथ हैं। वक्फ के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए हम उनके खिलाफ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। अगर लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से उनकी बेइज्जती की जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो हम लोग सबसे आगे रह के उनकी हिफाजत करें। आरएसएस और बीजेपी, अब यही तो, ये कयास क्यों लग रही है उनके ऊपर? कयास क्यों लग रही है कि वॉशिंग मशीन का दर्शन कराया गया उन्हें?
वो आरएसएस और बीजेपी नहीं किया ना, जैसे बहुत सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, आरपीएन सिंह साहब, एक थोड़ी लंबी लिस्ट है, ये अजीत पवार साहब, शिंदे साहब, कितनी नाम गिनवाऊं मैं आपको। बीच की कड़ी कौन है, किसने समझौता है, कौन वॉशिंग मशीन तक लेके जाएगा इनको, कौन है वो बीच की कड़ी? मेरी जानकारी के हिसाब से तो वहाँ के अफसर ही बहुत हैं और खुद सपा पार्टी के अंदर भी हैं, जो वहाँ से एमपी जीत के आए हैं वो स्वयं आरएसएस के एक आदमी है। मैं तो लोग तो कह रहे हैं कि बसपा के इकलौते विधायक है उमा शंकर, उनका कहना कि रास्ता खुला हुआ है, और आजम खान की पत्नी का मायावती से मिलना, ये भी तो आंकड़े कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये अब इज्जत से रहेंगे किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे बसपा में जाएं, क्योंकि वो उनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, तब इज्जत से रहें। अपने पर्सनल मसले में किसी के हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, रोएं यहाँ से। मुझे ना दानिश अली साहब से कुछ प्रॉब्लम थी ना किसी और से, लेकिन जब उनको मुस्लिम समाज के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है, अगर वो लीडर हैं तो उन्हें कोई भी दुख हंसते हंसते झेलना चाहिए। किसी सपा से खिलाफत करेंगे ये? अब वो तो वक्त ही बताएगा आने वाला। नहीं, आपको क्या लगता है, सपा ने साथ नहीं दिया क्या इनका? मेरे ख्याल से जितना साथ देना चाहिए था सपा ने नहीं दिया, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, ना होनी चाहिए किसी के भी दिमाग, खास तौर पे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हम सारे केस वापस ले लेंगे। नहीं, वो देखिए बड़ा से सरकार बनाने के बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ इसको कोई एहसान नहीं किया करेंगे, वो उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। ये तो अगर उनके ऊपर झूठे केस, किसी एक आम आदमी पे भी अगर झूठे केस बनते हैं तो किसी भी चुनी हुई सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी होती है तो वो केस वापस ले। तो अगर वो किसी के खिलाफ गैर कानूनी, तो इसको कोई एहसान के तौर पे नहीं दिखाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी इतने सीनियर लीडर हैं, उनको थोड़ा समझदारी से भी काम लेना चाहिए। कोई एहसान नहीं है, वो तो किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है झूठे केसों को वापस कराना। अभी भी बयान में केस तो बाकी है ना इनको देखते हैं। हाँ, वो तो है ही ना। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो मुस्लिम क़यादत कर रहे हैं तो उन्हें ये 92 केस नहीं, 1,92 केस उनके खिलाफ बन जाए, वो जेल में दोबारा चले जाएं, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो अकेले नहीं, पूरा परिवार है ना। देखिए इसमें दिक्कत तो यहाँ है ना, देखिए कोई टूट जाता है, इतने बड़े केस टूट जाता है तो फिर नेतागिरी मत करे, फिर नेता मत बने। अगर टूट जाता है, पूरे समाज को तोड़वाने की जिम्मेदारी जब किसी के कंधों पे आ जाए तो वो जिम्मेदारी अपनी गर्दन दे के। जेल में गए तो फिर समाज कहाँ था? समाज ने तो कोई आंदोलन प्रोटेक्ट, समाज तो साथ नहीं आया उनके। नहीं, हम लोगों ने सबने, ये बात गलत है आपकी, मैंने खुद उनके परिवार के पास 10 बार मैसेज भिजवाए, मैं उनके निकटतम लीडर्स के पास खुद चल के गया अपनी तरफ से। सर एक कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ उनकी रिहाई को लेकर सर? तो ये उनको अपने आप सोचना चाहिए ना। तो फिर आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि समाज समाज समाज? समाज इसलिए कह रहा हूं कि समाज की वजह से ही वो हैं अभी भी, वरना आजम खान साहब में कोई खासियत नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, जो भी उनकी वैल्यू है इसलिए है कि वो 10 बार के एमएलए बने और समाज ने जिताया उन्हें। आपको क्या लगता है मुस्लिम तंजीमें भी इनका राजनीति करेंगी कुछ? बिल्कुल कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, सब करेंगे। अब देखिए AIM के एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था आज सुबह, तो वो ये कह रहे थे कि जो इल्ज़ाम हम AIM पे लगाते हैं वही इल्ज़ाम अब वो जो AIM के बड़े प्रवक्ता हैं वो आजम खान साहब पे लगा रहे थे कि ये, हाँ, वो ये कह रहे थे कि भाई ये अब बाहर आए तो इनकी सांठ-गांठ हुई है, कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये सब वो बोल रहे थे। अब ये बात जो आजम खान साहब पे सही है, जिनके ऊपर केस लगा के उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, तो क्या ओवैसी साहब पे सही नहीं है जिनके पास हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं और उनके खिलाफ कोई रेड भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही? तो धीरे धीरे करके जो सच है ना वो सामने आएगा, जमीन फाड़ के सामने आएगा, आसमान फाड़ के सामने आएगा। ये सब एक दूसरे की पोल खोलेंगे, आप देखेंगे वक्त आने। और वो सांठ-गांठ कह रहे हैं ये बसपा ने करवाई है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की। सतीश मिश्रा जी वहां पर हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है सतीश मिश्रा जी हैं तो वहां पे बसपा में। वो तो मायावती जी को कमजोर कर रहे हैं, मतलब मायावती जी जैसी बड़ी नेता को जो व्यक्ति कमजोर कर सकता है, जिनको खान के आने से बसपा में कोई फायदा होगा क्या? मुझे लगता नहीं है। अगर वो अपनी इज्जत बना के मुस्लिम समाज को बराबरी का हक दिलाएंगे किसी भी पार्टी में जाने, और बराबरी का हक का मतलब ये नहीं है वादा, पार्टी के अंदर पार्टी के पास जो भी पोस्ट है उसमें बराबर का हक वो दिलवाने में सफल होंगे तो उसके बाद मुस्लिम समाज वोट देगा, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। वरना अभी तो मुस्लिम समाज एक तरीके से सपा के पास ही एकजुट है, लेकिन उसको वहां से निकालने के लिए कुछ एक्चुअली प्रैक्टिकल कुछ चीज टेबल पे रख के देनी पड़ेगी। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ना किसी आजम खान साहब से काम चलेगा, ना किसी और से चलेगा। सपा से मुस्लिम वोट को लेके आने का मतलब यह है कि कुछ
जो मुस्लिम समाज ने दूसरे कमजोर समाजों की तरह धोखे जो खाए हैं, उन धोखों को दोबारा नहीं खाना पड़ेगा। ये किसी और पार्टी को करके दिखाना पड़ेगा, जब भी सपा से मुस्लिम वोट हट पाएगा।